20 जून के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आई लैब, राष्ट्रीय रोजगार नीति, गरीब कल्याण योजना, साथ में और भी बिंदु हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले जो पिछले वीडियो में प्रश्न थे लास्ट में, उनके यहाँ पे आंसर देख लीजिए। अगर आपको प्रश्न चाहिए वो तो वीडियो देखिए, उसके लास्ट में आपको वहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहला सेगमेंट आपका आता है आई लैब। साइड में आप डायग्राम देख सकते हो कि एक गाड़ी में इसको बनाया गया है, यानी कि मोबाइल आपका लैब है। ये मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्या विशेषता है इसमें, किसके द्वारा बनाया गया, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि जो आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने ही दिल्ली में इसको लॉन्च किया। आपको पता है कि दिल्ली और मुंबई भारत के दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर कोरोना के जो केस हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, काबू में नहीं आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए टेस्टिंग तेज़ी से बढ़ सके, उसी के लिए ये लैब्स बनाई गई हैं और बड़े बड़े शहरों में इनको जगह जगह पर खड़ा किया गया है। जबकि जिससे क्या होगा कि लोग जो होंगे, जो अस्पताल नहीं जा सकते, वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सुविधा नहीं है ऐसी, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जाएंगी, लैब जाएंगी और टेस्टिंग करेंगी जा करके। तो क्या किया गया है, मंत्री जी के द्वारा इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है और यह भारत की पहली आई लैब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लैब इसको बोल सकते हो। यह लैब एक जगह से दूसरे जगह तथा दुर्गम स्थानों पर परीक्षण करने में समर्थ होगी। ठीक है, इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे तो किसके द्वारा बनाया गया है, एक इसमें कंपनी बोल सकते हो DBT AMTZ कमांड। अब है क्या, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन कोविड-19 मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। इसका नाम याद रखना है, अजीब टाइप सा नाम है तो तुक्का भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के द्वारा क्या किया गया, जो पहली लैब थी भारत की पहली आई लैब, उसको रिकॉर्ड 8 दिनों में बना के तैयार कर दिया गया। ठीक है, और ये पूरे एशिया में ये जो आपका संगठन है DBT AMTG, ये पूरे एशिया में ऐसी लैब बना रहा है वर्तमान में, जिससे कि टेस्टिंग में जल्दी से त्वरित रूप से टेस्टिंग हो जाए और इसमें सुविधा उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो इसको याद रखना क्या है आई लैब और ये किस लिए बनाई गई है। अगला पॉइंट आपका आता है राष्ट्रीय रोजगार नीति। क्या है रोजगार नीति, इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में क्या किया, श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन के लिए एक योजना बनाई जा रही है। अभी ये आपका ऑन ग्राउंड आया नहीं, केवल कागज़ों पर ही है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी हाल ही में 20 तारीख को योजना लॉन्च होने वाली है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, रोजगार के अवसर पैदा करना तथा नए उद्योगों तथा उद्यमों। देखो, उद्यम क्या होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन, और उद्योग जो बिजनेस होते हैं, दोनों को आकर्षित करना। उससे क्या होगा, कार्यबल में बढ़ोतरी होगी और जो वर्तमान में कौशल है, कार्यबल में कौशल को बेहतर बनाना तथा उन्हें रोजगार परक बनाना। यानी कि वर्तमान में जो भी हमारे पास मैन पावर है, जो लोग हैं, उनको तो या तो ट्रेनिंग दे करके और उनको सक्षम बनाना कि विभिन्न जगहों पर काम कर सकें। तो यही सब इसमें जो है पॉइंट रखे गए हैं। नेक्स्ट आता है गरीब कल्याण योजना। इस समय की बहुत ही चर्चित योजना है ये, जो हाल ही में हाईलाइट है, क्योंकि 20 तारीख को इसका इनाग्रेशन होने वाला है। 20 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना, गरीब कल्याण योजना, इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर इसको हम आसान शब्दों में समझें, आसान भाषा में समझें, जो प्रवासी मजदूर है, यानी कि प्रवासी मजदूर का मतलब क्या होता है कि जो है तो यूपी का, मान लीजिए है तो यूपी का, लेकिन वो गुजरात या महाराष्ट्र या दिल्ली या नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु कहीं और काम कर रहा है और वापस वो जो है अपने गृह राज्य को पहुंच गया, तो वो प्रवासी मजदूर हो गया। या कहीं और पे, जैसे महाराष्ट्र गुजरात का मजदूर उत्तर प्रदेश में कानपुर में नोएडा में काम कर रहा है, तो वो प्रवासी मजदूर होंगे। तो उन्हीं के लिए, क्योंकि अभी क्या है, महामारी चल रही है तो सब अपने अपने घरों में हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये योजना जो है लाई गई है। इसमें है क्या, देश भर के ग्रामीण हिस्सों में, मुख्य रूप से ग्रामीण है। ठीक है, तो याद रखना आप, जो गरीब कल्याण योजना है ये आपका केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। ठीक है, ग्रामीण नागरिकों को आजीविका सहायता प्रदान करना, खासकर प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका समर्थन प्रदान करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो प्रवासी श्रमिक हैं उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं योजना है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो भारत के 6 राज्य, रट्टा मार लेना अच्छे से इसको, जो 6 राज्य कौन कौन से, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फिर से एक बार देखते हैं 6 राज्य भारत के कौन कौन से हैं। सबसे नीचे चले जाओ, लास्ट में पूर्वी क्षेत्र पे उड़ीसा है, मध्य में मध्य प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, साथ में उत्तर प्रदेश को ले लो आप। उत्तर प्रदेश के बगल में ही आपका राजस्थान है और झारखंड भी है। तो देखो उत्तर प्रदेश के 1 2 3 4 4 तो पड़ोसी राज्य हो गए, और एक आपका जो है उड़ीसा, वो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं, क्योंकि उसके बीच में आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ भी आते हैं, इसीलिए वहाँ पे इसकी सीमा टच नहीं करता है। बाकी जो आपके 4 स्टेट हैं वो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सीमा साझा करते हैं। तो इन्हीं के जो 6 राज्य हैं, 6 राज्यों के 116 जिलों में लगभग 67 लाख प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। एक तो 6 राज्य हैं और कौन कौन से ये याद रखना है, और 6 राज्यों में कितने ज़िले हैं। 116 ज़िलों के अंतर्गत ये आपकी जो गरीब कल्याण योजना है इसको शुरू किया जा रहा है। कब से शुरुआत होगी इसकी? 20 जून से होगी। हम बात करते हैं यूएनएससी की। यूएनएससी के बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय क्यों है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है, उन्हीं के भागों में से आता है ये। और हाल ही में चर्चा क्यों इसकी आई? क्योंकि भारत जो है 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। आपको पता होगा जो यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 10 है, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? वो संख्या इनकी 5 है। ये कभी नहीं हटते, लेकिन जो 10 सदस्य देश हैं अस्थायी, वो हर 2 साल के बाद में चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर भारत बन रहा है तो केवल 2 साल के लिए बनेगा, यानी कि 2021 और 22 के लिए, और भारत का ये कार्यकाल जनवरी 2021 में प्रारंभ होगा, ठीक है। और जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास में वीटो पावर होता है, विशेषाधिकार होता है। वीटो पावर क्या होता है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसको मानना या उसको अस्वीकार करना, ये वीटो पावर का काम होता है। चलिए देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी यानी कि अस्थायी सदस्य के रूप में 21-22 के लिए चुन लिया गया है। इससे पहले भारत 7 बार, मैंने कहा था कि ये 8वीं बार है, 7 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। यह इसका जो है 8वां नंबर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य मैंने आपको बताए थे जिनके पास वीटो पावर है, वो कौन कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए, यानी कि चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 जो देश हैं इनके पास वीटो पावर है। साथ में इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, हर 2 साल के बाद में इनकी जो ये हैं सदस्य देश चेंज होते हैं। जैसे अभी तो 4 बनाए गए हैं, 2 साल यानी 2022 में फिर से इलेक्शन होगा, हो सकता है भारत फिर से चुन लिया जाए, तो ये जो सिलसिला चलता रहता है इनका। अगला आता है एयरवेंटी। एयरवेंटी सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एयरवेंटी क्या है, तो आपको बताना है एयरवेंटी एक एप्लीकेशन है। अगर ये पूछे कि एयरवेंटी किस राज्य का एप्लीकेशन है, तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है। अब देखते हैं क्या इसमें। हाल ही में क्या किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। आपको पता है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जिससे क्या होगा कि दिल्ली में किस अस्पताल में, किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं वो आपको जानकारी देगा उस एप्लीकेशन में। कहीं ना कहीं उसी बेस पे, यानी कि जो दिल्ली का एप्लीकेशन था उसी बेस पे मुंबई के लिए भी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एयरवेंटी। वो भी मुंबई के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मास्क दिवस। मास्क डे हाल ही में मनाया गया 18 जून को। किसके द्वारा मनाया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा मनाया गया, ठीक है। याद रखना बहुत ही चर्चित विषय है इस समय कोविड-19 के दौरान जो मास्क है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या किया गया? इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है मास्क, सैनिटाइजर तथा साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूक करना, यानी कि लोगों को किस प्रकार से समझाया जाए कि भाई आप हर घंटे में 20 सेकंड के लिए आप हाथ धोइए, जिससे क्या होगा वायरस वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। किस तरीके से आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है, किस तरीके से मास्क यूज़ करना है, जिससे उससे क्या क्या लाभ है, नहीं लगाओगे तो क्या नुकसान है, इन सब बातों को लेकर के ये दिवस मनाया गया। तो आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न मेरे हिसाब से हैं आज। हाल ही में चर्चित पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन आपको बताना है। GPAI ये क्या है? हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षा वेतन खाता की शुरुआत की गई? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में
भारत पिछले वर्ष कौन से नंबर पे था। पिछले वर्ष का बताना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप कंफ्यूज मत हो। ये नहीं कि आपको 2020 का बताना, पिछले वर्ष का बताना है आपको कि भारत जो है इस इंडेक्स में पिछले वर्ष कौन से नंबर पे था। 5वां क्वेश्चन आपका है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इतने क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए।